गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर विभूति भूषण, सहायक प्राध्यापक एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा, अपने इस व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत करता है। मैं पिछले व्याख्यान में आप लोगों को गुप्त साम्राज्य के वर्ण व्यवस्था के बारे में बता रहा था, जिसमें उसके शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय होने का विश्लेषणात्मक वर्णन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आज मैं ब्राह्मण होने का जो मत प्रस्तुत किया गया है इतिहासकारों द्वारा, उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने का, बताने का प्रयास करता हूँ कि गुप्तों को ब्राह्मण क्यों कहा जाता है। इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र की चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रभावती गुप्ता अपने आप को धारण गोत्र का बताती है। चूँकि प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था, और रुद्रसेन द्वितीय का जो गोत्र था वो विष्णु वृद्धि गोत्र था। और ये अपने पूना ताम्रपत्र में धारण गोत्र का बताते हैं। तो निश्चित रूप से ये गोत्र इस प्रभावती गुप्ता के पति का तो गोत्र नहीं है। तो इतिहासकारों का कहना है कि ये संभवतः प्रभावती गुप्ता के पिता का गोत्र रहा होगा। और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों का 24 गोत्र थे, जिसमें 12वां गोत्र धारण था। अर्थात गुप्त लोग धारण गोत्र के ब्राह्मण रहे होंगे। लेकिन इसके विपक्ष में दशरथ शर्मा जैसे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन भारत में अपने पुरोहित का भी गोत्र ग्रहण किया जाता था, और चूंकि इसके पति का ये गोत्र नहीं है, तो ऐसी संभावना हो सकती है कि वो प्रभावती गुप्ता के पुरोहितों का गोत्र रहा होगा। लेकिन मनुस्मृति के टीकाकार
मेधा तिथि कहते हैं कि प्राचीन काल में पुरोहितों का गोत्र क्षत्रिय या वैश्य ही धारण कर सकते थे। यानी कि वो जो पुरोहित का गोत्र है वो वैश्य और क्षत्रिय वर्ण के लोग ग्रहण कर सकते थे, ब्राह्मण नहीं। इस आधार पे ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि गुप्त लोग ब्राह्मण रहे होंगे और उसका जो प्रभावती गुप्ता का जो धारण गोत्र है वो उसके पिता का ही रहा होगा। तो इस वर्णन के आधार पे गुप्तों को धारण गोत्र का ब्राह्मण कहा जा सकता है। कदम्ब वंशीय अभिलेखों में ऐसा वर्णन मिलता है कि कदम्ब कन्याओं का विवाह गुप्त शासकों के साथ किया गया है और कदम्ब राजकुमारी का विवाह वाकाटक एवं गंगों के साथ भी हुआ है, ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। चूंकि वाकाटक और गंग लोग कट्टर ब्राह्मण थे, इस आधार पे भी कहा जा सकता है कि चूंकि गंग और वाकाटक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मणों के साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित किया कदम्ब के साथ, और कदम्बों की कन्याओं की वैवाहिक संबंध गुप्तों के साथ था, इसलिए गुप्त ब्राह्मण रहे होंगे। क्योंकि प्राचीन भारत में प्रतिलोम विवाह निंदनीय माना जाता था। अनुलोम विवाह, जिसमें लड़का उच्च कुल का हो और लड़की निम्न कुल का हो, और प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च कुल का हो और लड़का निम्न कुल का हो। यानी कि अपने से नीचे कुल के लड़के के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना एक निंदनीय विवाह था। इस आधार पे भी ये कहा जा सकता है कि संभवतः गुप्त लोग ब्राह्मण रहे हों। फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास का बौद्ध ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि बौद्ध शासक गुप्त शासक वालादित्य और भानुगुप्त जैसे शासक अपनी पुत्री की शादी ब्राह्मण शासकों के साथ किया था।
इन सब आधारों पे विद्वान इतिहासविदों का कहना है कि संभवतः गुप्त लोग ब्राह्मण रहे होंगे और पहले जो शूद्र, वैश्य एवं क्षत्रिय होने का जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उसका आलोचनात्मक व्याख्या किए हैं, उन तीनों और ब्राह्मण वर्ण, चारों वर्णों को सूक्ष्म नज़र से यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण होने का जो प्रमाण है वो सबसे प्रबल है। यानी कि अधिकतम संभावना व्यक्त यह की जा रही है कि संभवतः गुप्त लोग ब्राह्मण ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा प्रमाण पुष्ट रूप से नहीं मिलता जिससे ये कहा जाए कि गुप्त लोग ब्राह्मण ही थे। तो बच्चों, मैं आज का व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।